नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, जिन मॉड्यूल के आधार पर आपको आगामी सत्र में शिक्षण कार्य करना है। साथियों, शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, यह देखने के लिए अलग अलग ब्लॉक में और अलग अलग जनपद में ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इसी के क्रम में दिनांक 17/2/2021 को जनपद मिर्जापुर के सीखड़ ब्लॉक में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 4, भाग 5 और भाग 6 पर आधारित एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित कराई गई। साथियों, इस परीक्षा में बहुत ही मुश्किल 35 प्रश्न पूछे गए, जो अब तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे गए थे। इन प्रश्नों को करने में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा, उसकी मदद से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए। इस परीक्षा में 35 प्रश्न पूछे गए और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको संभवतः सभी प्रश्नों के सही जवाब दे सकूं, लेकिन हो सकता है 1 या 2 प्रश्न के जवाब इसमें गलत हो। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया जवाब गलत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, जिससे कि सही जवाब का सभी को पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन की आख्याओं को क्रमानुसार संकलित करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोफाइलिंग, दस्तावेजीकरण, परिशिष्टकरण या विकल्पीकरण। तो विद्यालय स्तर पर जितने भी शैक्षिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन की एक फाइल बना ली जाती है और उन्हें क्रमानुसार, यानी जो पहले हुआ उसका पहले क्रम और जो बाद में हुआ उसका बाद में क्रम संकलित करके रखा जाता है, और इस प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब रखा गया? 1973, 1947, 1937 और 1925। तो जो सार्वभौमिक शिक्षा है, इसका प्रस्ताव गांधी जी द्वारा 1937 में रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन विद्यालय विकास योजना के निर्माण का एक भाग नहीं है? लक्ष्यों का निर्धारण, ये तो होता है। कार्य योजना की समीक्षा, ये भी होता है। आवश्यकताओं का आकलन, ये भी होता है। यानी कि ये सभी विद्यालय विकास योजना के निर्माण के भाग हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 4 अगस्त 2009 को, 1 जुलाई 2010 को, 15 अगस्त 1947 को या 1 अप्रैल 2010 को। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो हमारा लागू हुआ था, वैसे तो ये आपका 2009 में बना था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता हेतु किए गए बेहतर नवाचार के अंतर्गत छात्र उपस्थिति बढ़ाने हेतु मोबाइल सेवा का प्रयोग उच्च प्राथमिक विद्यालय हरायपुर के शिक्षक द्वारा यह नवाचार किया गया। तो साथियों, हरायपुर एक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय हरायपुर, उन्होंने क्या किया? सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु बेहतर नवाचार के अंतर्गत उन्होंने छात्र मोबाइल सेवा का प्रयोग किया। नवाचार आपकी इसमें दिए हुए हैं, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको हर नवाचार के बारे में पता चल सकेगी कौन कौन से नवाचार किए गए हैं। तो इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो प्राथमिक विद्यालय हरायपुर है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मिर्जापुर, सहारनपुर, बदायूं या गोरखपुर? तो ये हरायपुर है, ये हमारा बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही आंसर बदायूं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विशिष्ट शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा,
समावेशी शिक्षा या सजातीय शिक्षा। तो जो एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में पूर्ण नहीं होता। जीवन भर हम अशिक्षित रहते हैं। हमें हमेशा स्कूल जाना चाहिए या शिक्षा बहुत दूर तक चलती है। तो शिक्षा जो है एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी इन वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहा हूं। आप वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। यानी हम हर व्यक्ति से, चाहे हमारे स्कूल में वो हमसे छोटे पद में हो या बड़े पद में हो, हम उसको सीखते रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि हम किसी भी क्षेत्र में पूर्ण नहीं होते। तो इसका सीधा आंसर है कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में पूर्ण नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, समग्र शिक्षा योजना या गरीब शिक्षा योजना। तो कठिन क्षेत्र और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की जो स्थापना की गई है वो समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत की गई है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाल संसद का गठन क्यों किया जाता है? वस्तु के मूल्यों में विकास के लिए, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए, अध्यापक एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों को नेताओं के बारे में जानने के लिए। तो जो बाल संसद होती है वो हमारे विद्यालय में गठित होती है, तो वो व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए इसका गठन किया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का पैटर्न क्या है? 10+2+3, 5+3+3+4, 3+5+3+4 या 5+3+2+2+3। तो जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले 3 क्लास की तो आपकी प्री प्राइमरी हो गई और 2 क्लास की आपकी कक्षा 1 और 2 हो गई, यानी कुल मिलाकर आपकी 5 कक्षाएं एक साथ हो गई। उसके बाद 3 क्लास कक्षा 3, 4, 5, उसके बाद फिर 3 क्लास 6, 7, 8 और उसके बाद 4 क्लास 10, 9, 10, 11, 12। तो हमारा पैटर्न होगा 5+3+3+4। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूडाइस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए आपने यूडाइस कोड बहुत बार सुना होगा, आपके विद्यालय में होता है, लेकिन हमें इसका कोड नहीं पता। आज की इस परीक्षा में यूडाइस का कोड भी पूछा गया। देखिए क्या दे रखा है, अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट एजुकेशन, यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो यूडाइस का होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेतृत्व की ऐसी कोई सी शैली जिसमें कोई नेतृत्वकर्ता स्वयं निर्णय लेता है, नेतृत्वकर्ता स्वयं निर्णय लेता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य का संचालन करता है। तो कौन सी शैली होगी? सत्ताधारी शैली, स्वतंत्र शैली, सहभागी शैली या प्रधान शैली। तो इसकी हमारी जो शैली होगी वो सत्ताधारी शैली कहलाएगी। तो सत्ताधारी शैली इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। तो एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है वो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो हमारा होता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस हमारा आंसर सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने के साथ साथ उपलब्धि स्तर जानने का उपकरण है रचनात्मक आकलन, साप्ताहिक मूल्यांकन, सूक्ष्मदर्शी या स्टेथोस्कोप। तो बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने के साथ साथ उपलब्धि स्तर जो जानते हैं वो रचनात्मक आकलन से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं में शामिल नहीं है?
प्रभावी शिक्षण, अधिगम परिणाम तालिका, शिक्षण योजना का प्रारूप या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण संग्रह की जो अंतर वस्तुएं होती हैं उसमें प्रभावी शिक्षण भी होता है, अधिगम परिणाम तालिका भी होती है, शिक्षण योजना का प्रारूप भी होता है, यानी कि ये तो सारे इसमें हैं, तो इसका आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक भौतिक संसाधन नहीं है? चार दीवारी, ये तो भौतिक संसाधन होता है। विद्यार्थी एवं शिक्षक, ये भौतिक संसाधन नहीं होता। पेयजल भी भौतिक संसाधन में आता है और स्मार्ट बोर्ड भी भौतिक संसाधन में आता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन मेरे अनुसार सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी शैक्षिक गतिविधि नहीं है? कार्यशाला आयोजित करना, पुस्तकालय संचालन, क्रिकेट खेलना, बाल संसद। तो मेरे अनुसार कार्यशाला आयोजित करना भी शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, पुस्तकालय संचालन भी शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, क्रिकेट खेलना इसके अंतर्गत नहीं आता और बाल संसद भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो थर्ड ऑप्शन मेरे अनुसार सही होगा। तो साथियों काफी प्रश्न हो गए। अब पहले इसका पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं, क्या पासवर्ड इसका होना चाहिए। इसका पासवर्ड होगा हमारा, क्योंकि मिर्जापुर की परीक्षा थी, MIRZAPUR। पिछली वीडियो में मैंने मिर्जापुर की स्पेलिंग MIRJAPUR बता दी थी, तो आपको वो पासवर्ड वही होगा MIRJAPUR, लेकिन इसमें पासवर्ड होगा हमारा MIRZA मिर्जापुर PUR, और इसके आगे @ कुछ नहीं लगाना इस बार हमें। हम 17FEB इस पासवर्ड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, मिर्जापुर MIRZA मिर्जा PUR 17 यानी कि 17 FEB, ये इसका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न अभी तक किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है प्रधानाध्यापक को, सहायक अध्यापक को, छात्रों को या अभिभावकों को? तो जो अधिगम पत्रिका लिखी जाती है वो बच्चों के द्वारा लिखी जाती है। आपकी शिक्षण की सीढ़ी जो है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, उसमें दिया गया है J लेटर से आपका जनरल, तो इसमें आपका C आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा का शुभारंभ कब किया? 2019-20, 2018-19, 2017-18, 5 सितंबर 2019। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा का जो शुभारंभ किया था वो 2018-19 में किया था, तो इसका आंसर हमारा सेकंड सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निष्ठा का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। तो निष्ठा का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये आपका निष्ठा की फुल फॉर्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, MHRD का एक प्रयास PGI का विस्तारित रूप क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंटेशन ग्रेड इंडेक्स या प्लेग्राउंड इंस्टीट्यूट। तो PGI की फुल फॉर्म होगी प्रेजेंटेशन ग्रेड इंडेक्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन NCF 2005 का अध्याय नहीं है? तो NCF 2005 में 5 अध्याय दिए गए हैं, तो इनमें सीखने का ज्ञान भी अध्याय में आता है, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन ये भी उसके अध्याय के अंतर्गत आता है, व्यवस्था में सुधार ये भी उसके अध्याय के अंतर्गत आता है, लेकिन शिक्षक का अधिकार उसके अध्याय के अंतर्गत नहीं आता, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी जनपद के एक विद्यालय के शिक्षक ने कॉन्सेप्ट मैपिंग नवाचार के द्वारा कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के विज्ञान के पाठों की कॉन्सेप्ट मैपिंग हैंडबुक का निर्माण किया, जिसकी विशेषता यह है कि एक पाठ के सभी लर्निंग आउटकम को एक ही पेज पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए इन्हें NCERT द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उस विद्यालय का नाम क्या है? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। कंसेप्ट मैपिंग के रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो उस विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा, उच्च प्राथमिक विद्यालय कनकसराय, उच्च प्राथमिक विद्यालय देहली विनायक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जयापुर। तो जो आपका वाराणसी का विद्यालय है वो है हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय
विद्यालय देहली विनायक। तो देहली विनायक हमारा आंसर सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस पुस्तक में प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर ब्रह्मापुर में शिक्षकों द्वारा बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए एक दैन शैक्षिक नवाचार चिट्ठी उनके घर किया जा रहा है। यह विद्यालय किस जनपद में है? मुरादाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, वाराणसी। यानी प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर ब्रह्मापुर, तो ये आपका गोरखपुर में पड़ता है। तो गोरखपुर के इस विद्यालय में एक शैक्षिक नवाचार किया गया, चिट्ठी उनके घर। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आप तब देख लेना। फिलहाल अभी प्रश्नों को आप इसी तरह याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास सुनिश्चित करने का उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है? संपूर्ण आंकलन, आंशिक आंकलन, रचनात्मक आंकलन या व्यावहारिक आंकलन। तो मेरे अनुसार इसका आंसर रचनात्मक आंकलन होना चाहिए, तो हम इसमें रचनात्मक आंकलन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 20 फरवरी, 28 फरवरी या 22 अप्रैल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? मध्याह्न भोजन योजना, सार्वभौमिक शिक्षण योजना, समग्र शिक्षण योजना या मिशन प्रेरणा। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा समग्र शिक्षा योजना, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ जानकारियां संख्याओं के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं, इन जानकारियों के संख्यात्मक वर्णन को क्या कहते हैं? गिनती का विवरण, समय सारणी, आंकड़े या उपरोक्त सभी। तो ऐसी जानकारियां जो संख्याओं के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं, तो ऐसी जानकारियों को हम आंकड़े कहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, SDG द्वारा शिक्षा में जेंडर संबंधी विकृतियों को खत्म करने की समय सीमा तय की गई है 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक, इनमें से कोई नहीं। तो जो SDG द्वारा शिक्षा में जेंडर संबंधी विकृतियों को खत्म करने की समय सीमा निर्धारित की गई है वो 2030 निर्धारित की गई है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेतृत्व की ऐसी शैली जिसमें नेतृत्वकर्ता टीम के सदस्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता या नियंत्रण बहुत कम रखता है, तो ऐसी शैली को क्या कहते हैं? निरंकुश शैली, स्वतंत्र शैली, लोकतंत्र शैली या जनतंत्र शैली। तो ऐसी शैली को स्वतंत्र शैली के नाम से जाना जाता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया? 21, 86, 68 या 51। तो जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया 21A के अंतर्गत, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का आविर्भाव सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, सतीश चंद्र द्विवेदी या KR नारायणन। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का आविर्भाव जो किया था वो ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम किया था, इन्होंने ही मांग की थी, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए गणित में कौन सी प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है? दिए गए निर्धारित शब्द समूह में से 5 शब्दों को पहचानना, 30 शब्द प्रति मिनट की दर से धारा प्रवाह पढ़ना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा 30 शब्द प्रति मिनट की दर से धारा प्रवाह पढ़ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। शिक्षण के इस तरीके को क्या कहते हैं? वार्षिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, समावेशी आकलन या उपरोक्त सभी। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा रचनात्मक मूल्यांकन, तो रचनात्मक मूल्यांकन पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इस परीक्षा में 35 प्रश्न पूछे गए, जिनके मैंने संभवतः सभी के सही आंसर देने की कोशिश की है। साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में सही आंसर जरूर लिखें, जिससे कि सभी शिक्षक साथियों को उसका पता चल सके।
तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।